नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, ममता ने पीके को विपक्षी एकता के मिशन पर लगाया, पवार से मिले। अकाली दल ने बीएसपी से मिलाया हाथ, 32% दलित वोटों पर नजर। धारा 370 पर बोलकर विवादों में घिरे दिग्विजय, बीजेपी हुई हमलावर। गुजरात सरकार ने मनरेगा को जीवन रक्षक बताया, मोदी ने की थी आलोचना। आयशा पर राजद्रोह मामले में लक्षद्वीप बीजेपी में 2 फाड़, सामूहिक इस्तीफे। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। एनसीपी के मुखिया शरद पवार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच शुक्रवार को एक लंबी बैठक के बाद विपक्षी एकता की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। पवार के मुंबई में उनके घर पर यह बैठक 3 घंटे तक चली। हालांकि दोनों ने ही इस भेंट को सामान्य मुलाकात बताया है, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद प्रशांत किशोर की सक्रियता के अपने मायने हैं। कहा जा रहा है कि वे ममता बनर्जी के दूत के तौर पर पवार से मिले और उन्हें अपनी योजना भी बताई। जाहिर है कि प्रशांत किशोर के साथ पवार की इस मुलाकात के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी क्षेत्रीय दलों का एक मजबूत गठबंधन बनाने की बहस फिर से जिंदा हो गई है। पवार ने इस साल मार्च में कहा भी था कि देश में थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे की जरूरत है और वह इस मामले में कई पार्टियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तब शिवसेना के ये कहने पर कि शरद पवार राष्ट्रीय स्तर पर एक ताकतवर शख्सियत है और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल उन्हें अपना नेता मानते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में पवार क्या विपक्ष का चेहरा होंगे, इसे लेकर भी काफी चर्चा राजनीतिक गलियारों में हुई थी। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी अब राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं और उन्होंने प्रशांत किशोर को इस मुहिम पर लगा दिया है। प्रशांत किशोर, आप जानते ही हैं कि ममता बनर्जी के चुनाव अभियान को देख रहे थे और उनकी सलाह से, उनके देखरेख में ममता बनर्जी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और जिस तरह से राज्य में वो बीजेपी को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, इससे उनका कद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार के रूप में तो स्टेब्लिश हो गए हैं। उन्होंने हाल में घोषणा की थी कि अब वो किसी सरकार को चुनावी सलाह या उनके चुनाव कार्यक्रम की देखरेख का काम नहीं करेंगे। एक तरह से उस काम से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन ये लगता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है और उसको निभाने के लिए वो सक्रिय हो गए हैं। कितना कामयाब होंगे नहीं होंगे ये अलग बात है, लेकिन ममता बनर्जी ने इस पहल को ले लिया है अपने हाथ में। और चूंकि शरद पवार के बारे में सब जानते हैं कि वो तमाम पार्टियों में अपने संबंध बना के रखते हैं, तमाम पार्टियों के नेताओं से उनके संबंध हैं। पश्चिम बंगाल में भी शरद पवार ने ममता बनर्जी की भरपूर मदद की थी। तो शरद पवार और उधर ममता बनर्जी और इधर प्रशांत किशोर, ये तिकड़ी है। ममता बनर्जी जानती हैं कि शरद पवार का अनुभव बहुत ज़बरदस्त है और वो यूपीए के सदस्य भी हैं उनकी पार्टी, और उस लिहाज से भी वो उधर भी कुछ इस तरह की नेटवर्किंग कर सकते हैं। दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ मेल मिलाप की बात कर सकते हैं और कांग्रेस को भी किसी तरह से खींचकर जोड़ सकते हैं। तो शरद पवार का इस्तेमाल ममता बनर्जी कर रही हैं। भावी प्रधानमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री के तौर पर किसे प्रोजेक्ट किया जाएगा, ये सवाल अभी बेमानी है। अभी तो ये है कि तमाम दल एक साथ आए, आपस में बातचीत करें और मोदी सरकार के खिलाफ एक फ्रंट का निर्माण करें। तो उस दिशा में थोड़ी हलचल तेज हुई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हैं, इस चुनाव को भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर इस चुनाव में बीजेपी पराजित होती है, और जाहिर है कि तमाम दल जो मोदी विरोधी हैं कोशिश करेंगे कि बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव हारे। उत्तर प्रदेश में उनके अनुकूल स्थितियां भी बन चुकी हैं, क्योंकि
किसान आंदोलन का जबरदस्त प्रभाव है यूपी के एक बड़े हिस्से में, और असंतोष भी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है योगी सरकार के खिलाफ। तो अगर ये यूपी का चुनाव उलटता है तो जाहिर है कि विपक्षी एकता की संभावनाएं और प्रबल हो जाएंगी और जबरदस्त हो जाएंगी। तो इस तरह से ये कोशिशें परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशांत किशोर एक सूत्रधार की भूमिका में आ गए हैं। अगली खबर लेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे दो छोटे छोटे निवेदन करना चाहता हूं। पहला निवेदन तो ये है कि सत्यहिंदी.com को आपके सहयोग की, आपकी आर्थिक मदद की ज़रूरत है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये एक पत्रकारों की संस्था है। न हम कारपोरेट से कोई फंडिंग लेते हैं, न हम विज्ञापन दाताओं के पास जाते हैं, और न ही हम सरकार से किसी तरह की मदद की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे में हमारे जो संबल हैं, हमारे जो सहारा वो बन सकते हैं, वो आप दर्शक ही बन सकते हैं, क्योंकि अच्छे कंटेंट के लिए, एक निष्पक्ष खबरों के लिए, रिपोर्टों के लिए और साथ में डिस्कशन के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों, ताकि किसी तरह का दबाव हम पर न पड़े। तो हम गुजारिश करते हैं कि आप सत्य हिंदी की सदस्यता योजना का हिस्सा बनिए, सदस्यता ग्रहण कीजिए और इस तरह से स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कीजिए। दूसरी गुजारिश ये है कि सत्य हिंदी का ऐप आ गया है, कृपया उसे डाउनलोड कर लीजिए। इन दोनों के लिए लिंक दी गई है इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर ये काम कर सकते हैं। अगली खबर लेते हैं। शिरोमणि अकाली दल ने बीएसपी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा में बीएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। माना जा रहा है कि यह कदम पंजाब में दलित समुदाय के वोटों को अपने पाले में लाने के लिए अकाली दल ने उठाया है। भारत में दलितों की सबसे ज्यादा आबादी पंजाब में है और ये 32% के आसपास है। पंजाब में फरवरी 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अकाली दल का बीजेपी के साथ गठबंधन टूट चुका है, ऐसे में उसे एक नए सहयोगी दल की जरूरत थी। पंजाब में इस बार दलित मुख्यमंत्री या दलित उप मुख्यमंत्री का मुद्दा बहुत गर्म हो चुका है। बीजेपी की ओर से यह ऐलान किए जाने के बाद कि अगर वो पंजाब में सत्ता में आई तो दलित समुदाय के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी। बाकी दलों ने भी इस समुदाय को रिझाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी इस साल अप्रैल में वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो डिप्टी सीएम का पद दलित समुदाय के खाते में जाएगा। तो अब चुनावी गठजोड़ का सिलसिला पंजाब में भी शुरू हो गया है और ये कहा जाए कि पंजाब शिरोमणि अकाली दल ने एक अच्छी बढ़त ली है। बहुजन समाज पार्टी को अपने से जोड़कर जो बीजेपी के अलग होने से उसकी कमी पैदा हुई थी, उसकी भरपाई करने के लिए उसने बीएसपी से हाथ मिलाया है। बीएसपी पंजाब में कभी बहुत ताकतवर हुआ करती थी। काशीराम ने उसकी जड़ें रोपी थी और उसे उस समय वो फलने फूलने लगी थी और पंजाब में वो ठीक ठाक चुनाव में प्रदर्शन भी करती थी। लेकिन इधर मायावती और उनकी राजनीति में गिरावट आई है। पंजाब से उनका ध्यान हटा है, उत्तर प्रदेश पर ज्यादा ध्यान लगा रही थी, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में भी उनकी बहुत सक्रियता नहीं दिख रही है। तो ऐसी सूरत में वो जो दलितों के 32% वोटों की बात की जा रही है, उसमें वो कितना असर डाल पाएंगी, ये अभी संदेह के घेरे में है, सवालों के घेरे में है। ये जो दोआबा का इलाका है, वहाँ खास तौर पर जो 23 सीटें हैं, उनमें 40% के आसपास दलित हैं और उनका अगर वहाँ पर ये असर कर जाए तो पासा पलट भी सकता है और शिरोमणि अकाली दल बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर सकता है। लेकिन ये हो पाएगा, इसको लेकर बहुत सारे किंतु परंतु हैं। और जहाँ तक बीजेपी का कहना है कि वो अगर जीती तो दलित मुख्यमंत्री बनाएगी, इस पर किसी को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो उसके जीतने की कोई संभावना ही नहीं है, उसका कोई आधार ही नहीं है। जो आधार था वो अकाली दल से मिलकर बनता था और अब वो सफा चट हो गया है संबंध टूटने की वजह से। तो बीजेपी की संभावनाएं खारिज हो जाती हैं। अगर शिरोमणि अकाली दल कह रहा है कि दलित उप मुख्यमंत्री बनाएगा तो ये एक ऐसा आश्वासन है जो असर कर सकता है। लेकिन अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बीच कोई दलित उप मुख्यमंत्री बना देते हैं या दलितों के लिए कुछ और ऐलान कर देते हैं तो शायद इसका भी असर जाता रहेगा। लेकिन ये अब दांव पेच शुरू हो गए हैं, अपने अपने पत्ते तमाम दल खोलने लगे हैं, गठबंधन और रणनीति बनने लगी है और पंजाब में भी
आने वाले दिनों में अब बहुत तेजी से हमें सक्रियता दिखलाई पड़ेगी। अगली खबर लेते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अपने एक कथित ऑडियो के कारण बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि दिग्विजय सिंह ने ट्विटर की क्लब हाउस चैट में एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो वो कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर पुनर्विचार करेगी। इस क्लब हाउस की ऑडियो को ट्विटर पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शेयर किया है। मालवीय ने लिखा है कि क्लब हाउस चैट में राहुल गांधी के शीर्ष सहयोगी दिग्विजय सिंह एक पाकिस्तानी पत्रकार से कहते हैं कि अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो वे विपक्ष अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। सच यही तो पाकिस्तान चाहता है। बता दें, इस कथित ऑडियो क्लिप में दिग्विजय सिंह को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि जब उन्होंने कश्मीर से 370 को हटाया था तो वहां लोकतंत्र नहीं था, वहां इंसानियत नहीं थी। जब उन्होंने सभी को सलाखों के पीछे डाल दिया था और कश्मीरियत धर्मनिरपेक्षता का आधार है, क्योंकि एक मुस्लिम बहुल राज्य में हिंदू राजा था और वे वहां साफ काम करते थे। यहाँ तक कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को नौकरियों में आरक्षण भी दिया गया था। इसलिए जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने और उसके राज्य के दर्जे को रद्द करने का निर्णय अत्यंत दुखद था। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर फिर से विचार करेगी। संबित पात्रा ने इस ऑडियो को शेयर करते हुए कहा है कि कांग्रेस देश विरोधियों का क्लब हाउस है। वहीं दिग्विजय सिंह ने अपनी सफाई में कहा है कि हो सकता है कि कुछ नेता करेंगे और विचार के बीच के अंतर को नहीं समझते हैं। सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संसद में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और इसे हटाने के तरीके का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि इस फैसले में इलाके के लोगों को निर्णय में शामिल नहीं किया गया था। तो बीजेपी का बवाल मचाना स्वाभाविक है, उसे मौका चाहिए। धारा 370 को उसने राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है, राष्ट्रीयता से जोड़ दिया है, और जो भी इसका विरोध करता है उसे देशद्रोह से जोड़ना, पाकिस्तान से जोड़ना, ये उसकी रणनीतिक शैली है। लेकिन कांग्रेस को इस मामले में डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, जो बार बार वो दिखती है। उसे खुलकर कहना चाहिए कि धारा 370 को जिस तरह से हटाया गया वो गलत था और उसको हटाया ही नहीं जाना चाहिए था। वैसे भी आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 का मामला है और इसकी संवैधानिकता पर अभी प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष ढंग से सुनवाई की तो हो सकता है कि ये जो सरकार ने फैसला किया है वही रद्द हो जाए। तो ये पूरा मामला, और हम ये भी सब जानते हैं कि किस तरह से इसे लागू किया गया, किस तरह से कश्मीरियों को खुली जेल में बंद कर दिया गया, उनको परेशान किया गया, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, यातनाएं दी गई। तो बीजेपी सरकार ने जो कुछ भी किया है कश्मीर में वो विवादों और सवालों से घिरा हुआ है और उसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता किसी एक लोकतंत्र में। तो लेकिन कांग्रेस को ये साहस दिखाना चाहिए। उसने संसद में विरोध जरूर किया था लेकिन उस तरह से खुलकर विरोध नहीं किया था। और अभी भी जब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि विचार करेंगे, तो विचार करेंगे क्या, उसको उलटने की बात करना चाहिए कि हाँ, हम सत्ता में आए तो कश्मीर की स्थिति को बहाल करेंगे, धारा 370 बहाल करेंगे और संबंधों को बेहतर करेंगे, ना कि संबंधों को तोड़ने की हद तक जाएंगे, जो कि अभी इस सरकार ने किया है। लेकिन चूंकि डिफेंसिव रहती है इसलिए बीजेपी को और ऑफेंसिव होने का मौका मिल जाता है। तो डट कर खड़े होने की स्थिति कांग्रेस की नहीं है, वो घबरा जाती है, वो इस मामले में भी नजर आ रहा है। अगली खबर लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा पिछले हफ्ते जारी की गई एक रिपोर्ट में राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की जमकर तारीफ की है और लॉकडाउन में गुजरात को वापस लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए संकट मोचक या जीवन रक्षक के बारे रूप में बताया है। रिपोर्ट में मनरेगा को कोविड के प्रभावों से उबरने में मददगार बताया गया है। रिपोर्ट के मुख्य रूप से दाहोद के आदिवासी जिले के गांवों के उदाहरणों का हवाला देते हुए कोरोना के बाद ग्रामीण इलाकों में फिर से हालात बेहतर करने के लिए राज्य सरकार को मनरेगा को लेकर फिर से रणनीति बनाने की सलाह दी गई है। ये रिपोर्ट राज्य के जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से तैयार की गई थी, जिसका समर्थन या जिसकी तैयारी IIM
अहमदाबाद और आईआईटी गांधीनगर ने किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को संकट से निपटने के लिए समाधान के रूप में खेती को प्राथमिकता देनी चाहिए। बता दें कि मनरेगा को कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार ने 2006 में शुरू किया था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में बोलते हुए इस योजना को कांग्रेस सरकार की विफलता का जीता जागता स्मारक बताया था और कहा था कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा को कभी बंद मत करो। मैं कांग्रेस की इस विफलता का ढोल गाजे बाजे के साथ पीटता रहूंगा। हालांकि लॉकडाउन में मनरेगा में आने वालों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। राजस्थान से लेकर गुजरात तक ये मजदूरों के लिए संकट मोचक बनी है। तो एक बार फिर ये साबित हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उस समय बात कही थी वो कितनी निराधार थी, कितनी गलत थी, कितना झूठ था और उसमें कितना अहंकार था। एक के बाद एक ये साबित हो रहा है कि मनरेगा की वजह से जो एक बड़ा तबका है उसकी जीवनचर्या चल रही, उसकी जीवन रक्षा हो रही है, उसको काम मिल रहा है, भले ही कम मिल रहा हो, और उसकी वजह से वो कम से कम इस व्यवस्था में, इस संकट के समय भी अपने जीवन को बचा पा रहा है, अपने परिवार को दाना पानी का इंतजाम कर पा रहा है। इसीलिए आप देखिए कि इस तरह की योजना का कोई विकल्प ये सरकार नहीं दे पाई है और ना ही कोई दूसरी योजना खड़ी कर पाई है जो मनरेगा से बेहतर हो और लोगों के काम आए। तो ये इस सरकार की नाकामी को, निकम्मेपन को और सोच की कमी को दर्शाता है। और ये अभी आपने देखा कि जब लॉकडाउन के बाद मजदूरों को मदद करने की बात आई तो मनरेगा ही काम आई और मनरेगा का बजट सरकार ने 70,000 से बढ़ाकर 1,05,000 करोड़ का किया और अभी भी कहा जा रहा है कि इसको और बढ़ाना चाहिए क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है और ये कोई भीख खैरात नहीं है। ये जब मजदूरों के हाथ में, लोगों के हाथों में पैसा जाता है तो उससे डिमांड जनरेट होती है और फिर डिमांड जनरेट होती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है और उससे पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। तो ये जो अहंकार मोदी का था वो ध्वस्त कर रहा है और ध्वस्त कौन कर रहा है? उनकी ही अपनी ही पार्टी की सरकार अपने ही राज्य में, गुजरात में कर रही है। ये बड़ा दिलचस्प है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को जैविक हथियार बोलने के कारण फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करने के विरोध में 15 बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं। पार्टी के लक्षद्वीप प्रमुख सी अब्दुल खादर हाजी को 15 नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में कहा गया है कि लक्षद्वीप में भाजपा इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि कैसे वर्तमान प्रशासक पटेल की हरकतें जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी हैं और लोगों के लिए अत्यधिक पीड़ा का कारण हैं। पत्र में राज्य बीजेपी अध्यक्ष से कहा गया है कि आप ये भी जानते हैं कि लक्षद्वीप के कई भाजपा नेता पहले ही प्रशासक और जिला कलेक्टर के विभिन्न गलत कामों पर बोल चुके हैं। बता दें, सुल्ताना के खिलाफ राजद्रोह की शिकायत बीजेपी के राज्य अध्यक्ष अब्दुल खादर हाजी ने ही कराई है। लक्षद्वीप में इस्तीफा देने वाले बीजेपी नेताओं ने आयशा सुल्ताना के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के केस के विरोध में लिखे पत्र में कहा है कि पत्र ऐसे समय में जब भाजपा कार्यकर्ता प्रशासक के अलोकतांत्रिक कदमों की आलोचना कर रहे हैं, आयशा सुल्ताना के खिलाफ उनके परिवार और उनके करियर को बर्बाद करने वाला झूठा और अनुचित मामला दर्ज किया गया है। चिट्ठी में प्रशासक के फैसलों को भी जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और लोगों के लिए परेशानी का कारण बनने वाला बताया गया है। बता दें कि एक टीवी डिबेट के दौरान आयशा सुल्ताना ने लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को जैविक हथियार कह दिया था और उनको ही लक्षद्वीप में कोरोना फैलाने का दोषी बताया गया था। तो ये खबर मैंने आपसे कल भी शेयर की थी, इस पर मैंने टिप्पणी भी की थी कि ये ऐसी कोई बात नहीं थी जिसको लेकर राजद्रोह का मामला दर्ज किया जा सकता हो, क्योंकि राजद्रोह के लिए सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी, जब तक आप कोई हिंसक गतिविधि में लिप्त नहीं होते तब तक वो राजद्रोह की परिभाषा में नहीं होता। केवल बोलने से कुछ नहीं होता है। और जो बोला है उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं बोला है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल वहाँ जो हरकतें कर रहे हैं वो लक्षद्वीप को बर्बाद करने, विभाजित करने, उसकी संस्कृति, उसकी विरासत को नष्ट करने वाले उपाय हैं, हथकंडे हैं। और ये बीजेपी की विचारधारा को थोपने का, बीजेपी के कार्यक्रमों को थोपने का एक
उपक्रम मात्र है और इसका विरोध किया ही जाना चाहिए। विरोध हो रहा है और अब तो बीजेपी के अंदर से विरोध हो रहा है, बीजेपी पार्टी अंदर से बट रही है और इसका खमियाजा भी उसे भुगतना पड़ेगा। तो ये एक साफ संकेत है कि बीजेपी के प्रशासक और बीजेपी की सरकार और बीजेपी पार्टी किस तरह से राज्यों में असंतोष पैदा कर रही है, अव्यवस्था पैदा कर रही है, अराजकता पैदा कर रही है और वह कई तरह की स्थितियां निर्मित हो रही हैं जो देश हित में कतई नहीं कही जा सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं सोमवार को की शाम को फिर से हाजिर होऊंगा उस दिन की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।